Hey everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, I'm extremely sorry for not being able to upload videos on time, but from now on, I'll try to be regular with the syllabus and I'll try to finish class 12th and I'll take up class 11th syllabus also. NCRT CBSE class 11th, I'll try to teach. So, stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. And do like this video and share this with your friends. So आज का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो प्रीवियस वीडियोस में आप समझ चुके होंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है, उसके थियोरीज़ क्या हैं, लोगों ने कैसे डिफ़ाइन किया पर्सनालिटी को। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आप पर्सनालिटी स्टडी कैसे करते हो, उसको असेस कैसे करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पर्सनल लाइफ्स में हमारे अपने नॉर्मली हम किसी से भी मिलते हैं तो हम उनके पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी नए इंसान से, बाद में आप उनके बारे में किसी को जब बताते हो तो आप बोलते हो कि हाँ आई थिंक दैट शी और ही वॉज अ चीयरफुल पर्सन, या आप ऐसे कहते हो कि नहीं मुझे लगता है बहुत गुस्सैल है एंड ऑल। तो ये हमने क्या किया, हमने ऑब्ज़र्व किया उस इंसान को, उनके बातचीत से, उनकी कॉन्वर्सेशन से। हम तभी ये बताते हैं कि उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है ये हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर इंसान है, उसके साथ आपका कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपको वो इंसान काफ़ी जेन्युइन लगा, अच्छा लगा, लेकिन आप जब अपनी फ्रेंड से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, वो तो उसके बारे में एकदम ऑपोजिट सुनाती है। तो आपको बिलीव नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इंसान जो है वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है या जो कोई भी है, लेकिन मेरे को तो लगा कि वो बहुत जेन्युइन है, अच्छा है। यू जस्ट थिंक अबाउट द गुड ट्रेट्स एंड अनदर पर्सन, द थर्ड पर्सन कम्स एंड टेल्स यू वेरी नेगेटिव थिंग्स अबाउट द सेम पर्सन। तो ऐसा तब होता है जब हमारे कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, या हम अपना जो है अपने हिसाब से, सपोज़ कि उस थर्ड पर्सन का उस वाले इंसान के साथ कुछ झगड़ा हुआ होगा या कोई पर्सनल बातें होंगी, तभी वो अपना एक्सपीरियंस आपको आके कहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल लाइफ का हमारा जो इनफॉर्मल जो एसेस करने की कोशिश करते हैं हम लोगों के पर्सनालिटीज़ को, उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि कोई आपको पसंद आता है, आपके दोस्त को पसंद ना आए, तो ये सब मैटर करता है। और पर्सनालिटी को समझने के लिए जो है एक फॉर्मल एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, अगर आपके साथ किसी का अच्छा रिलेशन है प्रीवियसली, तो अगर कोई आके अचानक से आपको उसके बारे में ख़राब कहता है तो आप जल्दी बिलीव नहीं करते। तो इससे क्या होता है ना, हमारा जजमेंट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता किसी के भी बारे में। तो ये सब हमारा काम नहीं है। जो पर्सनालिटी असेसमेंट जो करते हैं वो ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स करते हैं, जिन्हें टोटली आता है पर्सनालिटी को असेस करना, क्योंकि वो कुछ टेस्ट के हेल्प से ही ये सब जान पाते हैं। वो कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसकी स्कोरिंग होती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, तभी ही देन एंड ओनली देन दे डिफाइन द पर्सनस पर्सनालिटी, और तभी ही आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है वो एक फॉर्मल एफर्ट है एक इंडिविजुअल के पर्सनालिटी को समझने के लिए, और इसका इस्तेमाल हम डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों के लिए इसका रिजल्ट्स जो है काम आता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक्स जो है पर्सनालिटी समझने के लिए वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, और बाकी के 3 के मेथड्स जो हैं वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो वो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड द बिहेवियरल एनालिसिस। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स को सजेस्ट किया एल्पॉट ने। उन्होंने बताया कि ये जो है ये बेस्ट तरीका है एक पर्सन के पर्सनालिटी को जानने का। इसमें आप एक पर्सन को, जिनका पर्सनालिटी आप स्टडी कर रहे हो, उनको आप खुद से ही उनके बारे में क्वेश्चंस पूछते हो, जैसे कि मतलब आपको इस सिचुएशन में कैसा लगता है। तो वो जो भी बोलते हैं, उनका वर्बल रिस्पॉन्स जो भी होता है, उनका फीलिंग्स जो भी होता है, वो आप उसी फेस वैल्यू में आपको एक्सेप्ट करना होता है। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ अ टेस्ट, जो कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो होते हैं, इट इज़ वेरी फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स बेस्ड ऑन द थ्योरी, जहाँ पे कि आप पर्सन को पूछते हो उनके बारे में, और उनका जो वर्बल रिस्पॉन्सेस है उसको रेटिंग स्केल के हिसाब से स्कोरिंग किया जाता है. So they objectively report their feelings and it is accepted at their face value. So the
Scoring is done in the quantitative terms and it is interpreted according to the norms. सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में 3 टेस्ट के बारे में बुक में मैंशनड है, दैट इज MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, EPQ and the 16PF. So the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, MMPI, it is a widely used test to assess the personality and it is proposed by Hathaway and McKinley. तो इसे जो है साइकाइट्रिक डायग्नोसिस के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है. इसका रिवाइज्ड वर्जन हम MMPI-2 भी कहते हैं. इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं और उसमें वो सब्जेक्ट आइदर ट्रू या फॉल्स में आंसर करता है. तो इसी टेस्ट का जो है 10 सब स्केल्स होता है जो कि इट सीक्स टू डायग्नोस, मतलब यही टेस्ट जो फॉलोइंग मैं आपको बताऊंगी वो सारे डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं. इसके 10 सब स्केल हैं, नेमली हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक डिविएट, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, पैरानोया, साइकिस्थेनिया, स्कीजोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्शन. तो जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो काफ़ी देख परख के बनाया जाता है जो कि ये सारे 10 सब स्केल्स को मेजर करने की कोशिश करता है, जिसमें कि सब्जेक्ट को ट्रू या फॉल्स में रिप्लाई देना होता है, आई मीन आंसर करना होता है. तो इसका जो इंडियन वर्जन है उसे मलिक और जोशी ने बनाया है, जिसे हम कहते हैं जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, JMPI. Now talking about the EPQ or the Eysenck Personality Questionnaire. It is developed by Eysenck. Eysenck उनका नाम है जिन्होंने EPQ बनाया है. ये टेस्ट जो है, ये क्वेश्चनेयर, ये 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश करता है. तो वो 3 डायमेंशंस क्या हैं? पहला, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रावर्टेड. सेकंड, इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल. थर्ड इज साइकोटिसिज्म, जो कि लेटर ऐड किया गया, लेकिन अभी देखने से EPQ जो है 3 डायमेंशंस को असेस करता है. सो द फर्स्ट 2 डायमेंशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड द थर्ड डायमेंशन विच इज नोन बाय द नेम ऑफ साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियबिलिटी, उसमें हम देखते हैं कि ये लेटर ऐड किया गया था. तो साइकोटिसिज्म क्या है? आपको जब मैं बोली होंगी इंट्रोवर्टेड एक्सट्रावर्टेड, समझ में आया होगा. इंट्रोवर्टेड मतलब जो सोशली आउटगोइंग नहीं होते, वो ज़्यादा लोगों से डील नहीं करते या उन्हें अच्छा नहीं लगता. दे आर कंपेरेटिवली क्वाइटर देन पीपल हु आर एक्सट्रोवर्ट्स. सो आपको काफ़ी नॉलेज होगा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट क्या होता है. एक्सट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो कि सोशली आउटगोइंग होते हैं, उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है. तो ये एक डायमेंशन चेक करते हैं. दूसरा है इमोशनली स्टेबल, मतलब आप कैसे तरह तरह की सिचुएशन में अपने इमोशंस को काबू करते हैं या कैसे नहीं कर पाते हैं. ठीक है, तो जो कर पाता है वो है इमोशनली स्टेबल, जो नहीं कर पाते वो इमोशनली अनस्टेबल है. मतलब एक्सट्रीम रिएक्शंस अगर आप शो करते हैं, अगर आई मीन लाइक यू जस्ट कांट कंट्रोल योर इमोशंस, तो तब आप कहलाएंगे इमोशनली अनस्टेबल. और ये सब हम तभी कह सकते हैं जब हमने ये टेस्ट को लिया है. हम खुद से नहीं बता सकते कि हम इमोशनली स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं. सो जो तीसरा है साइकोटिसिज्म. साइकोटिसिज्म जिस इंसान में देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि यूजुअली दे हैव अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, माने उनको दूसरों की चिंता उतना नहीं होता. और लोगों से जब वो इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी टफ मैनर में इंटरेक्ट करते हैं. आई मीन लाइक दे हैव नो कनेक्शन विद पीपल, और या उनके बारे में नहीं सोचते, उनमें एम्पैथी नहीं होता लोगों के लिए. और वो जो है सोशल कन्वेंशंस को यूजुअली दे हैव अ टेंडेंसी टू डिफाई द सोशल कन्वेंशंस. So, you know, when talking about the psychoticism versus sociability, the person scoring high on this dimension will be hostile, egocentric, and kind of an antisocial. Now, the third is 16PF or the 16 Personality Factor Questionnaire. It is developed by Cattell, and Cattell identified a large set of personality descriptors in the sense कि उन्होंने बहुत सारे personality traits को identify किया. फिर उन्होंने statistical technique of factor analysis का use करके
फैक्टर एनालिसिस जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, उसका यूज़ करके इन्हीं सभी मतलब लार्ज सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स से वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी तैयार किए। मतलब उसी में से उन्होंने कुछ फ्यू चीज़ों को चूज़ किया, उन्हें कैटेगराइज किया और फिर फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी क्रिएट किए और फिर उन्होंने जो है ये 16 PF का क्वेश्चनर तैयार किया। तो ये टेस्ट जो है इसमें कुछ डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और सब्जेक्ट को ऑप्शंस दिया जाता है, इन द सेंस ऑल्टरनेटिव्स दिया जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और सब्जेक्ट जो है वो खुद के प्रायोरिटी के हिसाब से उसमें से एक चूज़ करता है एज एन आंसर। सो द हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स बोथ they can use this test to find out their personality traits, and it is also very helpful in career guidance, vocational exploration and occupational testing. सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स जो हमने देखा, इसमें हम देखते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से कि हम हमेशा से सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स पे रिलाई नहीं कर सकते असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है वो दो तरीके का मेंशन किया गया है। नंबर 1 इज़ सोशल डिज़ायरेबिलिटी and the second one is acquiescence. Social desirability is a tendency on the part of the respondent to endorse items in a socially desirable manner. In the sense, जब हम क्वेश्चनर प्रोवाइड करते हैं सब्जेक्ट को, वो क्या करते हैं कि सपोज उन्हें लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है वो सही तरीके से नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो टेस्ट करेंगे मेरा ये क्वेश्चनर जो देखेंगे, जो इसका मार्किंग करेंगे या स्कोरिंग करेंगे, वो उनके ऊपर मेरा जो है एक बैड इमेज हो जाएगा। उन्हें लगेगा कि मैं ऐसे हूँ या मैं वैसे हूँ, तो वो जो है वो सही आंसर नहीं बताते। वो सोचते कि नहीं जो सबके लिए अच्छा होगा, जो हर कोई करता होगा, मैं भी उसी को ही मार्क कर देती हूँ एज एन आंसर। तो ये क्या है, सोशली डिज़ायरेबल मैनर में एक आइटम को एंडोर्स करना, ये उनका एक टेंडेंसी हो जाता है और ये वो अननोइंगली कर देते हैं। मतलब वो ये नहीं समझते कि अगर वो सही तरीके से करेंगे तो उनका सही रिजल्ट निकल करके आएगा, बट उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जो हर किसी को पसंद होगा, जो लोगों के लिए सुनने में अच्छा आएगा, मैं वैसे ही आंसर करूँगी या करूँगा। सेकेंड है एक्विएसेंस। इसका स्पेलिंग आप ध्यान दीजिएगा लिखने के वक्त एग्जाम्स में। इट इज़ ACQUIESCENCE. It is the tendency of the subject to agree with the items or questions irrespective of their contents, and it often appears in the form of saying yes to items. Acquiescence में क्या होता है कि मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, अगर वो मतलब आप सच में वैसा करते हो या ना करते हो, आप हर एक आंसर में आप यस 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 कर दोगे या आप अग्री कर लोगे, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है मेरे साथ और ऐसा भी होता है, ऐसे। तो पहला वाला हमने देखा कि सोशल डिज़ायरेबिलिटी, मतलब जैसा सोशली डिज़ायरेबल आंसर्स होगा उसको टिक करना होता है। सेकंड इज एक्विएसेंस, जिसमें आप सभी क्वेश्चंस में आप एग्री कर जाते हो और सभी आइटम्स को यस मार्क कर देते हो। सो दीज टेंडेंसी दे रेंडर द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी लेस रिलायबल। नाउ कम्स द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ये एक बहुत ही इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट है पर्सनालिटी का, क्योंकि जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स था उसमें हमने देखा कि काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है ये, क्योंकि सीधा सीधा से पूछता है कि आपको इस सिचुएशन में कैसा फील होता है या आप ऐसे सिचुएशन में क्या चीज़ चूज़ करोगे। तो काफ़ी क्लियर है सेंटेंस, और पर्सन जो है वो काफ़ी कॉन्शियसली वो अपने सारे आंसर्स को या आइटम्स को एंडोर्स करते हैं अपने हिसाब से, अपने प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, और ये इनडायरेक्ट कैसे हुआ, बिकॉज इट ट्राइज टू असेस द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। इसलिए ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंडर जितने भी टेस्ट आते हैं दे आर लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस और सिचुएशन। इन द सेंस जो भी क्वेश्चंस होता है या जो भी टेस्ट का तरीका होता है वो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। वो मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि वो क्या चीज़ है, और इसी ही वजह से जो है वो अनकॉन्शियस मोटिव्स और फीलिंग्स को सरफेस में लाने की कोशिश करता है। इसी के लिए इसके क्वेश्चंस जो भी हैं, स्टिमुलस या सिचुएशन कुछ भी है, वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पेश किया जाता। प्रोजेक्शंस आर इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स and the kinds of stimulus and materials and situations used are they are like reporting associations with stimuli, मतलब कि
एक सब्जेक्ट को आप वर्ड्स देते हो या कुछ इंक ब्लॉट्स देते हो अचानक से, मतलब वो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता। कुछ स्टोरी राइटिंग होता है, कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं और आपको बोलेंगे आप स्टोरी राइटिंग करो, या फिर कुछ सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस का स्टार्टिंग लिखा होगा, आपको बोलेंगे आप आगे कंप्लीट करो। एक्सप्रेशन थ्रू ड्राइंग्स, दे विल टेल यू टू ड्रॉ समथिंग, या फिर a set of stimulus or a set of situations will be given and you need to choose one among them. So the similarity in the nature of stimuli and responses among the various techniques are, मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंडर में काफ़ी टेस्ट आते हैं, बहुत सारे हैं, तो उनमें से जो सिमिलैरिटीज़ हैं उन सभी में वो ये है कि जो स्टिमुली होता है उसे हम स्टिमुली या सिचुएशन, मतलब जिसको देने के बाद या जिसको दिखाने के बाद सब्जेक्ट का रिस्पॉन्स आता है वो काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड होता है एंड वेरी पुअरली डिफाइंड, और सब्जेक्ट को यूजुअली पता नहीं होता है कि उस असेसमेंट का क्या पर्पस है और उसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन कैसे की जाएगी। और इस टेस्ट में जो है कोई भी सही या गलत रिस्पॉन्स नहीं होता, जो भी सब्जेक्ट बताते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की जाती है। हर एक रिस्पॉन्स को एक, मतलब हर एक रिस्पॉन्स जो भी सब्जेक्ट देते हैं वो एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी को रिवील करता है उनका, और स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी लेंदी हो जाता है इस सेंस में, क्योंकि इसमें स्टिमुलस जो है वो खुद ही बहुत अनस्ट्रक्चर्ड और पोअरली डिफाइंड होता है और रिस्पॉन्स में कुछ भी सही या गलत नहीं है, तो सब्जेक्ट जो भी रिस्पॉन्स देते हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ये सब करने के लिए, समझने के लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसी के लिए इसका स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन जो है बहुत लेंदी हो जाता है, और समटाइम्स इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, मतलब कि इट डिपेंड्स ऑन दी एक्सपेरिमेंटर कि वो कैसे उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है दे कैन नॉट बी स्कोर्ड इन एनी ऑब्जेक्टिव मैनर एंड इट रिक्वायर्स क्वालिटेटिव एनालिसिस विथ विच यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल रिजल्ट्स, और इसे करने के लिए जो है आपको रिगरस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मतलब साइकोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से ट्रेनिंग पूरी करनी होगी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए। So under this projective techniques we'll study 5 types of techniques. Number 1 is the Rorschach ink blot test. The Rorschach's ink blot test is developed by Hermann Rorschach, वो उनका नाम ही है Rorschach. So the test consists of 10 ink blots, जिनमें से कि 5 ब्लैक एंड वाइट के कलर में हैं, 2 रेड इंक से बने हैं और बाकी के 3 पेस्टल कलर से बनाए गए हैं। ये जो इंक ब्लॉट्स है, ये 10 टाइप्स ऑफ इंक ब्लॉट्स जो है, ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म में इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको एक स्पेसिफिक शेप या फॉर्म नज़र आएगा, और ईच ब्लॉट को जो प्रिंट किया गया है इट इज़ प्रिंटेड इन द सेंटर ऑफ अ वाइट कार्डबोर्ड ऑफ अबाउट 7 into 10 इंचेस साइज। तो ऐसे ही प्रिंट करके आप सब्जेक्ट को देते हैं ये इंक ब्लॉट्स, क्योंकि ओरिजिनली तो पहले से बनाया गया है, उसका प्रिंटेड फॉर्म सब यूज़ होता है। सो द इंक ब्लॉट टेस्ट इट वॉज ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर इन हाफ। तो सपोज एक पेपर लिया, उसके बीच में आपने कुछ ड्रॉप्स इंक लगाया, what will happen? It will spread a bit. Now you just fold the paper in half, you just fold the paper in half, and so what will happen is that जो भी आपने बीच से जहाँ से उसे फोल्ड किया, जब आप खोलेंगे तो दोनों तरफ एक सेम सिमेट्रिकल फॉर्म या शेप डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो वही यूजुअली हुआ है इंक ब्लॉट टेस्ट में, इसी के लिए उसका नाम भी ऐसे है। तो ये कार्ड्स को जो है 2 फेजेस में एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब इसकी जो स्टडी है 2 फेज में किया जाता है आफ्टर द सब्जेक्ट हैज़ अपीयर्ड द टेस्ट। फर्स्ट इज़ द परफॉर्मेंस प्रॉपर एंड सेकंड इज़ द इंक्वायरी। परफॉर्मेंस प्रॉपर वाले फेज़ में हम पूछते हैं सब्जेक्ट को कि आपको क्या दिख रहा है इसमें, तो सब्जेक्ट जो भी रिप्लाई करते हैं उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और दूसरी वाली जो फेज़ है इंक्वायरी की फ़ेज़, उसमें हम डिटेल्स में पूछते हैं कि आपने ये आंसर क्यों दिया। आई मीन ये वाली पर्टिकुलर इंक ब्लॉट को देख के आपको दिमाग में ऐसा क्या आया और आप पर्टिकुलरली कौन सा उसका शेप या फॉर्म को आप रिलेट किए, व्हाट डिड यू सी, व्हाई डिड यू सी एंड हाउ डिड यू सी, उसको इंक्वायरी में पूछा जाता है सेकेंड फेज में, विच इज़ नोन बाय द नेम ऑफ इंक्वायरी। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टेस्ट इज़
the thematic apperception test. It is developed by Morgan and Murray. और ये जो थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है, मोर स्ट्रक्चर्ड देन द रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट. इस वाले टेस्ट में हमें 30 ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स देते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है उसमें से. तो कार्ड्स जो लोगों को दिया जाता है उसमें वेराइटी ऑफ सिचुएशंस को पोर्ट्रे करते हैं उसमें. तो यू नो दे आर द कार्ड्स presented one at a time and the subject tells a story to describe the situation in the picture. तो 30 ब्लैक एंड वाइट जो कार्ड्स हैं उससे सब्जेक्ट को एक एक करके दिया जाता है और सब्जेक्ट को कहा जाता है कि आप इसके मतलब जो कुछ भी चल रहा है उसको एक स्टोरी फॉर्म में बताओ. इस कार्ड में आप जो कुछ भी देख रहे हो आपको क्या लग रहा है, इसमें कैसे स्टोरी, इसका एक स्टोरी बना के हमें सुनाओ. वैसे किया जाता है. तो इसकी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है स्कोरिंग की. तो इसमें भी जो है जो भी सब्जेक्ट्स कहते हैं अपना जैसा भी स्टोरी सुनाते हैं तो उससे जो है ना अनकॉन्शियस मोटिव्स फीलिंग्स के बारे में पता लगता है साइकोलॉजिस्ट को. एंड द स्कोरिंग इज ऑल्सो डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर. और थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट का इंडियन अडेप्टेशन जो है वो उमा चौधरी ने किया है. थर्ड इज द रोजेंसविग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी. इट इज़ डेवलप्ड बाय रोजेंसविग. इसमें कुछ कार्टून लाइक पिक्चर को शो किया जाता है एक सीरीज ऑफ सिचुएशन में. मतलब लाइक एक कुछ कार्टून्स को ड्रॉ किया जाता है और उसमें कुछ सिचुएशन बनाया जाता है जहाँ पे कि एक इंसान दूसरे इंसान को फ्रस्ट्रेट कर दे रहा है पूरा. ठीक है. और मतलब सिचुएशन को काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग वे में कंडीशन जो है फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन में पोर्ट्रे किया जाता है. तो तभी जो है सब्जेक्ट को बताना होता है कि जो फ्रस्ट्रेटेड इंसान है वो उस वक्त में वो क्या करेगा, क्या बोलेगा या कुछ करेगा या उसका रिएक्शन क्या होगा. इट विल बी वेरी मच अ स्टोरी बाय द सब्जेक्ट ओनली. उसे ही एक्सप्लेन करना है कि उसे क्या लग रहा है कि दोनों के बीच में क्या डायलॉग्स होंगे. आई मीन जो पर्सन इरिटेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है और जो पर्सन खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है. तो जो टाइप होगा ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन जो है फ्रस्ट्रेशन से ही एग्रेशन आता है. तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उसी ही चीज़ को स्टडी करने के लिए ये टेस्ट वो लगाते हैं सब्जेक्ट्स में, द पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी. क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से जो है हमारे अंदर एग्रेशन आता है, हमें गुस्सा आता है और कुछ करने का मतलब मन करता है. तो अगर एक सब्जेक्ट बहुत वायलेंट तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन का स्टोरी बताएगा, वो बताएगा कि हाँ वो उसे मारने लगेगा या समथिंग वायलेंट एक्शंस, तो उससे उसकी इनर पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है. या उसके फ्रस्ट्रेशन का डायरेक्शन क्या होगा, आई मीन उसके एग्रेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इन द सेंस कि वो खुद को दोषी ठहराएगा, सामने वाले पर्सन को दोषी ठहराएगा अपने एग्रेशन के लिए, या फिर वो सोच समझ के एक सिचुएशन को एनालाइज करके वो एक सल्यूशन उसका ढूंढने की कोशिश करेगा. तो ये जो है ये भी बताता है अपने इनर पर्सनालिटी के बारे में, अनकॉन्शियस पर्सनालिटी एंड अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है. सो यूजुअली हम देखते हैं कि टाइप और डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन जो है वो टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट होता है. आई मीन एनवायरनमेंट में कुछ वायलेंट एक्शंस करना या अपने ऊपर करना, या फिर हम देखते हैं कि अवॉइड करना. अवॉइड में हम क्या करें, अवॉइड में हम कुछ सोल्यूशन सोचने की कोशिश करेंगे. मतलब फ्रस्ट्रेटेड हुए, एग्रेशन हुआ, स्टिल हम उससे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे. ऐसे नहीं कि एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाया या खुद को हानि पहुंचाया, ऐसा नहीं. इसका अडेप्टेशन जो है रोजेंसविग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी का इंडियन अडेप्टेशन जो है वो पारीख ने दिया है. फोर्थ इज़ द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. ये बहुत ही ईजी है. इसमें स्टार्टिंग का कुछ वर्ड्स लिखा होता है और आगे का सेंटेंस आपको पूरा करना होता है. इसमें जो है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है टू रिवील द अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशंस एंड द एंडिंग्स. आप जो भी एंडिंग देते हो उस सेंटेंस को, हाफ रिटन सेंटेंसेस को, उससे जो है आपका एटीट्यूड, मोटिवेशन, आपके किस किस एरियाज में कन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी जानकारी हमें मिलती है. तो सपोज एग्जांपल है जैसे कि आपको 2 वर्ड देगा, माई फादर डैश या माई ग्रेटेस्ट फियर इज डैश, आई एम प्राउड ऑफ डैश.
इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या आंसर करोगे, उसके आगे में आप क्या लिखोगे, उससे ही जो है आपकी इनर एटीट्यूड, मोटिवेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है. सो दिस इज नोन एज द सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. नाउ द लास्ट वन अंडर द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इज नोन बाय द नेम ऑफ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिसमें कि सब्जेक्ट को बोलते हैं कि आप एक शीट ऑफ पेपर दिया जाता है जिसमें कि सब्जेक्ट को एक पर्सन को ड्रॉ करने को बोला जाता है. तो जब ड्राइंग पूरी हो जाती है, सब्जेक्ट को जनरली एक ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को ड्रॉ करने को बोला जाता है. सपोज आप फीमेल हैं तो आपको बोलेगा कि आप मेल की ड्राइंग करो, अगर मेल है तो बोलेगा फीमेल की ड्राइंग करो. फाइनली द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी अबाउट द पर्सन, जैसे कि वो पर्सन एक खुद ही कैरेक्टर का एक कैरेक्टर है एक नॉवेल या प्ले. आपको वैसे करके उसे कहानी में तब्दील करना होता है, उस पर्सन को एक कैरेक्टर बनाना होता है और जो आपको एक्सपेरिमेंटर है उसे सुनाना होता है वो स्टोरी. सो पहला आपने ड्राइंग किया, एक पर्सन को बनाया, फिर ऑपोजिट जेंडर वाले पर्सन को बनाया, अब उसकी कहानी सुनाई आपने. फिर जो है आपकी ड्राइंग और स्टोरी की इंटरप्रिटेशन की जाती है. सपोज आपने ड्राइंग में कुछ फेशियल फीचर्स को ओमिट किया है, मतलब नहीं बनाया है, ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर्स. तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रही है और आप उससे एस्केप करना चाहते हो. दूसरा है कि अगर आपने नेक में अपना ग्राफिक एम्फेसिस दिया है तो ये दर्शाता है कि यू हैव अ लैक ऑफ कंट्रोल ओवर योर इम्पल्सेस. तीसरा, डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज हेड. अगर आपने बॉडी को स्मॉल बनाते हुए या समथिंग आपके ड्राइंग में ऐसा लगे कि आपने जो भी ड्राइंग किया है उसमें उस पर्सन का हेड को लार्ज बनाया है, तो ऐसा समझते हैं कि कोई ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज़ है या यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद हेडेक्स. तो ये सब जो है ये बस थ्योरीज़ है, इसे टेस्ट भी किया जाता है, बट इसे जो टेस्ट करने के लिए है वो बहुत ही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते कि आपके साथ ये हो रहा है या आपके अनकॉन्शियस फीलिंग्स और मोटिव्स ऐसे ऐसे हैं. तो इसके लिए स्टडी करना ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है और अकॉर्डिंगली स्कोरिंग और नॉर्म्स भी, उसकी भी ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप किसी के पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हो. नाउ विल मूव ऑन टू बिहेवियरल एनालिसिस. व्हेन टॉकिंग अबाउट बिहेवियर जो है बहुत ही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देता है हमें एक पर्सन की पर्सनालिटी को समझाने के लिए. तो जब हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तभी हम बिहेवियरल एनालिसिस कर सकते हैं. तो एक ऑब्जर्वर का रिपोर्ट जो है वो बिहेवियरल एनालिसिस के ही अंडर में इट मे कंटेन डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर आप सपोज आप एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे कि हम इंटरव्यू कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, रेटिंग्स कहते हैं, नॉमिनेशन या सिचुएशनल टेस्ट. तो इनके ही बारे में हम आगे चल के पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट इज़ द इंटरव्यू. आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा इंटरव्यू क्या होता है और इसे काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ कॉमनली यूज मेथड टू असेस पर्सनैलिटी. और डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग जो होती है उसमें इन डेप्थ इंटरव्यू किया जाता है, बिकॉज इट सीक्स टू गो बियॉन्ड द रिप्लाइज. इसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, काफ़ी इंटरपर्सनल स्किल्स की ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट के तरफ से ही, क्योंकि जब आप डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट का तो तब आप उन्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि काफ़ी इन डेप्थ में होगा, काफ़ी डिटेल्स में होगा, और पूरा आंसर सुनने के बाद भी हमें सब्जेक्टिवली साइकोलॉजिस्ट को समझना होता है कि एक्चुअल में इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है. तो उसके लिए भी काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत है एंड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. सो हियर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हैज़ बीन गिवन, 2 टाइप्स हैज़ बीन मेंशन्ड, द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. Unstructured interview में the interviewer seeks to develop an impression by asking a number of questions. And the way of presenting and answering, the style of answering the question reveals a lot about the subject's personality. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, unstructured interview में जो interviewer हैं वो सामने वाले पर्सन से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे कि वो उस इंटरव्यूई को जो इंटरव्यू दे रहा है उसकी पर्सनालिटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं.
अब आप कैसे स्टडी करोगे? आप तरह तरह के क्वेश्चंस रैंडमली पूछोगे। आई मीन जो इंटरव्यूअर है, ट्रेंड एक्सपर्ट है, वो रैंडमली पूछते हैं और देखते हैं कि आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आंसर दे रहे हो, आपके आंसर देने का तरीका क्या है, आपको किस एरिया के क्वेश्चंस में, कौन से एरिया में बात करने पर आपको आपत्ति होती है, या यू डोंट रिएक्ट नॉर्मली, आई मीन आपको गुस्सा आता है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो सारी चीज़ों को भी नोट किया जाता है और तभी आपके पर्सनैलिटी को समझा जाता है। सेकेंड इज द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इट एड्रेसेस वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड फॉलोज अ सेट प्रोसीजर। तो इसमें जो है बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अकॉर्डिंगली पूछा जाता है। सपोज एक ही एरिया के ऊपर या एक ही टॉपिक के ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे, फिर 2 क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसे किया जाता है। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड में रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है उसे हम कंपैरिजंस के लिए, ऑब्जेक्टिव कंपैरिजंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड द रेटिंग स्केल्स ऑल्सो दे फर्दर एनहांस द objectivity of evaluations. Second method is the observation. It is a commonly used method, आपको पता होगा, but also it is a sophisticated procedure because it requires careful training and a fairly detailed guideline about the analysis. Now limitations of the methods of observation and interview. हमने इंटरव्यू देखा, इंटरव्यू बहुत ही मतलब जाना माना एक प्रोसेस है, टेस्ट है पर्सनैलिटी को समझने के लिए। दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ना इन दोनों के भी लिमिटेशंस हैं और वो ये हैं कि इन्हें करने के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि डिमांडिंग भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग। नाउ एक वैलिड डेटा को ऑब्टेन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मैच्योरिटी भी जो है वो इधर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है तो हो सकता है कि मतलब इफ़ द साइकोलॉजिस्ट इवन इफ़ ही और शी इज़ ट्रेन्ड, बट अगर उनका एक्सपीरियंस नहीं है उस सिचुएशन से या उस जो भी वो सिचुएशन में गए हैं वहाँ का इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, उनका मैच्योरिटी बहुत मायने रखता है। हो सकता है कि वो कोई डेटा मिस कर जाए। सो इट इज़ अ प्री कंडीशन हियर। एंड ऑफन इट हैपन्स कि जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अलर्ट हो जाते हो एंड अगेन यू ट्राई टू एक्ट एज इफ़ यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑब्जर्विंग यू। सो इट हैपन्स, इट यूजुअली हैपन्स, हमें पता भी नहीं चलता लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो रिजल्ट को कॉन्टामिनेट कर सकता है। तो इसी के लिए इनके भी लिमिटेशंस हैं ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के। द थर्ड मेथड इज़ बिहेवियरल रेटिंग्स। नाउ इसे एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में बहुत यूज़ किया जाता है पर्सनालिटी को असेस करने के लिए। रिमेंबर, बिहेवियरल रेटिंग्स इज़ used for the personality assessment in educational and industrial settings. Behavioral ratings जो है यूजुअली सपोज़ आप एक सब्जेक्ट है आपका जिनका बिहेवियरल रेटिंग आपको निकालना है, तो आप उनसे जुड़े हुए कुछ लोगों को आप उनके पास अप्रोच करेंगे जो उनको बहुत इंटीमेटली जानते होंगे, बहुत करीब से जानते होंगे। उन्हें ही रेटिंग्स करना होता है। सो they provide you with the ratings. So the behavioral ratings taken from the people who know the SSA intimately, and there are certain categories of behavioral qualities. तो कुछ qualities होती हैं, उनके ही बेसिस पर वो लोग जो सब्जेक्ट को करीब से जानते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं behavioral ratings. Now इस मेथड की भी कुछ limitations हैं। पहला हैलो इफेक्ट, दूसरा मिडिल कैटेगरी बायस, तीसरा एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। पहला जो हैलो इफ़ेक्ट है वो ये है कि कुछ बाइसेस होते हैं जिसकी वजह से कि हम अपने जजमेंट को सही तरह से नहीं दे पाते। आई मीन हमारा जजमेंट जो है ब्लॉक हो जाता है। इट कलर्स आवर जजमेंट्स। सपोज एक पर्सन का एक सिंगल फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रेट की वजह से आप उनके पूरे पर्सनालिटी को आइदर पूरा अच्छा बताते हो या पूरा गंदा बताते हो। ठीक है, यूजुअली ऐसा नहीं होता। हर एक इंसान में कोई नहीं कोई मतलब आधे अच्छे हैबिट्स, अच्छे फेवरेबल ट्रेट्स होते हैं, दूसरे अनफेवरेबल ट्रेट्स होते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि सपोज अ पर्सन डज नॉट स्टडीज वेल और समथिंग लाइक दैट, ही और शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू स्कोर गुड इन द स्कूल एग्जाम्स। पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विल स्टार्ट टू से दैट इससे तो कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बहुत गलत है। तो बिहेवियरल रेटिंग आप जब ऐसे लोगों से लेते हैं तो उसमें क्या है कि हैलो इफेक्ट हो जा रहा है
उन्हें एक ही चीज़ दिखता है और वो उसी के ही मुताबिक अब सभी रेटिंग्स दे देते कि नहीं ये तो इसमें भी ख़राब होगा, इसमें भी ख़राब होगा, ऐसे। मिडिल कैटेगरी बायस जो है, ये टेंडेंसी है रेटर्स का कि वो सब्जेक्ट को या इंडिविजुअल को जिनका आप रेटिंग ले रहे हो उसको हर चीज़ में मिडिल ऑफ द स्केल में वो डाल देते हैं। दे अवॉइड द एक्सट्रीम पोजिशंस, मतलब उसे गुस्सा आता है, हाँ थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत गुस्सा, उसे सिचुएशंस में रोना आता है, हाँ कभी, मतलब थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि वो रियली, मतलब हाँ रियली वो इमोशनली स्टेबल है या पूरा इमोशनली अनस्टेबल, ऐसा नहीं करते। वो हर चीज़, हर एक ट्रेट में उनको मिडिल में डाल देते हैं। दैट इज़ वाई मिडिल कैटेगरी बायस। थर्ड इज़ द एक्सट्रीम रेस्पॉन्स बायस। इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट, मिडिल को अवॉइड करके वो एक्सट्रीम में डाल देते हैं, भले ही सोचें या ना सोचें वो एक्सट्रीम में डाल देते हैं। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है। नाउ द फोर्थ वन इज़ नॉमिनेशन. Nomination, it is used in obtaining the peer assessment and it can be used with persons who have been in long term relationship और जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. I mean, nomination जो है वो usually peer assessment के लिए यूज़ होता है, दो लोगों के बीच या कुछ लोगों के बीच जो एक दूसरे को लंबी वक्त से जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक पर्सन को बोला जाता है कि एक ग्रुप है, आप उनमें से एक या वन और मोर देन वन फ्रॉम द ग्रुप यू नीड टू चूज़ किस चीज़ के लिए, आइदर कोई एक्टिविटी के लिए, कोई स्टडी के लिए या कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी के लिए आपको चूज़ करने को बोलते हैं। और जब आप चूज़ करते हैं तब आपको उसका रीज़न पूछा जाता है कि आपने उस पर्टिकुलर इंसान को क्यों चूज़ किया। तो जो भी आप उस इंसान के बारे में जो क्वालिटीज़ बताते हो या जो भी बोलते हो, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट्स पर्सनैलिटी एंड his or her behavioral qualities. Now the last one is the situational test. Situational test के अंडर में वैरायटी ऑफ टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि पर्सनालिटी को असेस करते हैं। इसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। तो एक पर्सन को जो है एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है इसी सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट में, जहाँ पे कि कुछ और भी लोग होते हैं। सपोज देयर इज़ ओनली वन ट्रू सब्जेक्ट और 2 से 4 लोग और भी मौजूद हैं वहाँ, जिन्हें कि एक्सपेरिमेंटर पहले से ही बोल देते हैं कि आपको उस सब्जेक्ट के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। ये वो बस एक एक्सपेरिमेंट के लिए ही ऐसा करते हैं, उन्हें कोऑपरेट नहीं करना है और उनके हर एक बात या हर एक एक्शन में आपको इंटरफेयर करके उन्हें मतलब फ्रस्ट्रेट करना है, जिससे कि उनको उनके स्ट्रेस लेवल या उनके पर्सनालिटी को वो कितने हद तक खुद को कंट्रोल कर सकते हैं वो चीज़ हम जान पाएँ। तो इसमें अ सॉर्ट ऑफ रोल प्लेइंग किया जाता है, जहाँ पर कि एक ट्रू सब्जेक्ट होता है, उसे एक टास्क परफॉर्म करने को कहा जाता है और बाकी के लोग जो हैं उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उसको इंटरफेयर करते हैं, उसे परेशान करते हैं। और बाद में जो है ये सब होने के बाद सब्जेक्ट का वर्बल रिपोर्ट लिया जाता है कि उसे कैसा लगा, उसे गुस्सा है, उसे स्ट्रेस हुआ या क्या हुआ। ये सिचुएशन जो है जो दिया जाता है वो आइदर रियलिस्टिक हो सकता है या फिर वीडियो प्ले में भी किया जाता है। So with this we end our chapter 2 of class 12 psychology, and in our next videos I'll be sharing the lectures of the upcoming chapters. So please stay tuned and don't forget to subscribe, like and share it among your friends. Thank you for watching.